मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज चर्चा करेंगे बिहार असेंबली इंतखाबात की, साथ ही इन इंतखाबात में मुस्लिम तबके की अहमियत और उनकी हिकमत अमली पर भी हम चर्चा करेंगे। सीमांचल पर भी हम बात करेंगे और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की क्या कुछ अहमियत और भूमिका रहने वाली है बिहार असेंबली इंतखाबात में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से डॉक्टर निजामुद्दीन खान साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से नदीम अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर फिरोज मंसूरी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं और पहला सवाल प्रोफेसर फिरोज मंसूरी साहब आप ही से करेंगे। असेंबली इंतखाबात की जो है तैयारियां लंबे वक्त से चल रही थी, अलग अलग लेवल पर तैयारियां हो रही थी। सियासी जो पार्टियां हैं वो अपने तौर तरीके से इन चीजों को देख रही थी और मैदान में उतरी हुई थी। वहीं पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपने हिसाब से काम कर रहा था और अब ऐलान होने के बाद बिगुल बज चुका है असेंबली इंतखाबात का। पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा, क्या कुछ तैयारियां हैं और मुस्लिम तबके की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है बिहार असेंबली इंतखाबात में? सबसे पहले मुंसिफ टीवी के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुक्रिया। और रब्बानी साहब, मैं जहां तक समझता हूं जी कि बिहार के इलेक्शन में चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपनी पूरी तैयारी के बारे में उन्होंने अपने स्तर से बता दिया था। बिहार के जो मुसलमान हैं, जो 2.5 करोड़ मुसलमान हैं, उन्होंने भी कमर कस ली है और वह भी पूरी तरह से लोकतंत्र के महापर्व में अपने को शामिल उन्होंने किया है, लगातार शामिल करते रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और बिहार की 18% जो आबादी है मुसलमानों की, वो बहुत मजबूती से डेमोक्रेसी के इस महापर्व में शामिल हुए हैं और लगातार अपने हक हकूक को लेकर, मुद्दे आधारित को लेकर बिहार के चुनाव को मुद्दे पर लाकर खड़ा किया है। बिल्कुल। बिहार में अब कोई ये किसी नारे, किसी स्लोगन और किसी तकिया कलाम के सहारे बिहार का चुनाव नहीं चलने वाला है। बिहार का चुनाव मुद्दे आधारित है। रोजगार, शिक्षा, गरीबी, अशिक्षा, पलायन इस मुद्दे पर है और मैं समझता हूं कि बिहार चुनाव में मजबूती से आगे बढ़ा है। बिल्कुल, पूरी तरीके से तैयारी है। पहले राउंड में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मुस्लिम तबका असल में वो कितना तैयार है। नो डाउट इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सियासी तौर पर मुस्लिम तबका बेदार रहता है और अपनी बेदारी का सबूत वो देता है। अफजल अब्बास साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? एक सियासी पार्टी से जुड़ाव है आपका और शिया वक्फ बोर्ड जो है सूबे का, उसके आप जिम्मेदार हैं, उसके चेयरमैन हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक सियासी एंगल भी है अपना और सियासी लाइन भी है और मुस्लिम तबके को देखने की एक अलग से मतलब एक नजरिया है। क्या कुछ कहेंगे? इंतखाबात का जो है ऐलान हो चुका है बाकायदा और 2 मरहलों में इस बार जो है वोटिंग होगी और उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। मुस्लिम तबके के नुक्ते नजर से कितना अहम है ये? मेरा सिर्फ इतना ये कहना ये है कि इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, इलेक्शन होता है। बिल्कुल सही। और आज सवाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के संदर्भ में आप बात करना चाह रहे हैं। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन पे गुफ्तगू हो रही है और खास करके मुसलमानों के ताल्लुक से। हाँ। तो मुसलमान हमेशा बेदार रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें बुरा नहीं है। हरा सवाल जहां तक मैं समझता हूं कि जदयू से जुड़े मसाइल पे आप करें, जदयू से जुड़े कितने % मुसलमानों को वोट मिलेगा, आपका नजरिया या आपकी सोच या आप उसी इशारा की बात आप कर रहे हैं। हम लोग, हमारे नेता ना कभी किसी कास्ट और धर्म और जात धर्म की बात उन्होंने कभी नहीं की। हर तबके के लोगों के लिए मदद की, हर तबके के उत्थान के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए काम किया गया। मुसलमानों के जो लोग भी आज तरकीब करने के लिए किए, विपक्ष तो तरकीब करेगा अलग बात है, लेकिन बड़ी बिहार के 2-3 करोड़ आबादी, जो 18% मुसलमानों की जो आबादी है और सारे मुसलमानों की आबादी, किसी भी मुसलमान से पूछेंगे तो क्या 2005 से लेकर 2025 के बीच में नीतीश कुमार ने क्या किया मुसलमानों के लिए, जग जाहिर है। और मैं बड़ी बेबाकी से, चूंकि आपका सैकड़ों बार आप अपने डिबेट में बैठे हैं, मैं हमेशा बेबाकी से बोलता हूं, हक बोलता हूं, उसके लिए परवाह नहीं कौन क्या कहेगा। ये बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार ने, बल्कि इसके पहले न आज तक कोई सा सीएम रहा था और ना फिर मैं भविष्य में भी नजर आता है कि कोई सीएम बनेगा जिसने समाज के हर तबके के लिए सोचा। बिलखसूस बिहार के मुसलमानों के लिए जितना उत्थान का काम उन्होंने किया है, मेरे पास ये देखिए बुकलेट है, मैं इसलिए भी मंगाया, ऑफिस में बैठा हूं। अच्छा। अगर ये आपको इसको पढ़ लेंगे
तो 20 साल की तारीख की पूरी दास्तान इसमें हमारे नेता ने दी है कि हमने क्या क्या किया। इसमें हर तबके का जिक्र है, चाहे बिजली का, पानी का, बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, चाहे एजुकेशन का। जहां बैठे वहां पे मुस्लिम तबके का बीपीएससी की कोचिंग होता है, आपको जुडिशरी की कोचिंग होती है। यहां से बच्चे पढ़ के आज बिहार के मुसलमान दरोगा बन रहे, लड़कियां हमारे निकल के आ रही। आरक्षण की बात कर लिए, मुस्लिम महिला लड़कियां जो आज पुलिस में जा रही है। मैं अगर मैं इस पे 20 साल की तारीख में अकलियतों की मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि अभी मुझे कम से कम आधा घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब शायद डिबेट चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए चक्कर क्या है यहां पे, मसला यह है कि हमारे यहां बड़ी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हम मुसलमानों को यह ना सोचना चाहिए कि हम किसको कैसे हराएं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम किसको कैसे जिताएं। ये जहनियत बदलनी पड़ेगी, चूंकि जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, पैटर्न की तरफ आपका इशारा है कि जो मुस्लिम वोटिंग पैटर्न है मुसलमानों का पिछले काफी लंबे वक्त से वो दिख रहा है, उसकी तरफ आपका इशारा है। आप पूछिए ना पे, आप अगर हमारे कोई प्रतिनिधि बैठे हैं उनका विजुअल में उनका पिक्चर नहीं आ रहा, मैं नहीं जानता हूं, शायद मैं नाम से वाकिफ हो कि अगर कोई एक मुसलमान भी कहते बिहार का कि नीतीश कुमार ने अक़लियत के लिए काम नहीं किया है, तो मैं कहता हूं आज के बाद से जो कहेंगे वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। हर तबका कहता है कि इससे अच्छा कोई नीतीश कुमार, जिससे अच्छा कोई सीएम नहीं। आज भी जो सर्वे आया था अभी, उसमें 43% या 45% सबसे बड़ी पसंद बिहार के आवाम की नीतीश कुमार है जी। तो चूंकि वो बेदाग नेता है, उसने आज तक कभी उनपे कोई भ्रष्टाचार या करप्शन का कोई इल्जाम लगा नहीं सकता। वो बस समाज की सेवा करना जानते हैं। हाँ, मजबूरियां कुछ होती हैं किसी के साथ। हम ये बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जिसके भी साथ रहे, हमने काम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और किनके साथ आप हैं वो भी हमारे साथ हैं, जिनके साथ आप हैं वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर निजामुद्दीन खान साहब, मैं आऊंगा वापस। अफजल साहब, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है। और बीजेपी से डॉक्टर निजामुद्दीन खान साहब हमारे साथ हैं, जिनके साथ मिलकर के जो है वो हुकूमत चला रही है, जेडीयू या फिर दोनों मिलकर के बिहार सूबे को चला रहे थे। और अब देखिए इंतखाबात जो है वो उनका ऐलान हो चुका है और तमाम चीजें हैं। मुस्लिम तबके को लेकर के आप निजामुद्दीन खान साहब कैसे चीजों को देखते हैं, क्या उनके इश्यूज रहने वाले हैं? और पॉलिटिकल पार्टियां तो जाहिर तौर पर लंबे वक्त से तैयारी कर रही हैं, पिछले 4-6 महीने से अलग अलग लेवल पर जो है वो शुरुआत कर देती हैं पार्टियां जब इंतखाबात होते हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी, मुसलमान, किस तरीके से इन तमाम इश्यूज को आप देखते हैं? अफजल भाई ने बहुत सही बात कहा कि 2005 में जब हमारी सत्ता, हमारी गठबंधन की सरकार आई, 2005 में आपको याद होगा कि किसले नाम का एक छोटे से बच्चे का अपहरण पटना में हुआ था जी। और जब वाजपेयी जी गांधी मैदान में गए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत ये माने एक अपहरण का गोरख धंधा बिहार में चल रहा है, जो एक बच्चे को जो है रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। उस समय नैयर हसनैन खान वहां एसएसपी हुआ करते थे और राकेश दुबे वहां डीएसपी हुआ करते थे जी। उन लोगों ने वाजपेयी जी के आह्वान पर एक टीम बना करके और बहुत जल्दी बच्चे को रिकवरी कर लिया था। तो लोगों को लगा था कि नहीं, ये सरकार जो है, जो आएगी एनडीए की सरकार, तो सरकार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो अपहरण का धंधा चल रहा है वो खत्म होगा। मैं 2-3 बात बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं। हम उसमें यकीन नहीं करते हैं कि नीतीश जी ने हिंदू के लिए क्या किया कि मुसलमान के लिए क्या किया, उन्होंने सभी लोगों के लिए किया। और आप देखिए कि 35% बिहार में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, जो वादा किया उन्होंने वादा पूरा किया। 35% आरक्षण दिया उन्होंने। 2009 में जो है 35% आरक्षण देने का काम किया। 2015 में उन्होंने शराबबंदी लाया। शराबबंदी की वजह से बिहार में महिलाओं को जो उनके पति पैसे नहीं देते थे, घर नहीं चल पाता था, उसको उन्होंने सबसे पहले एक मार्मिक शब्द से उन्होंने जो है उसका निजात किया, उनको निदान दिलवाया और शराबबंदी लागू किया। तीसरी बात आप आइए कि उन्होंने जो है, जो हमारे बिहार में सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो पहले महिलाएं जो थी, माने 90 के दशक के पहले महिलाएं जो है, हमारे यहां बिहार में बसवाड़ी होता है, बांस का बहुत बड़ा बगीचा होता है, जहां रात के समय महिलाएं शौच करने के लिए जाती थी, दिन भर अपने पेट में पखाने को दबा के रखती थी। लेकिन जिस समय नीतीश कुमार जब कुढ़नी में गए थे मेरे साथ, मुजफ्फरपुर में कुढ़नी, वहां मनोज कुशवाहा एमएलए था, वहां पर उन्होंने कहा था कि मैं अगर 10 साल में
अगर शौच की समस्या को नहीं निदान किया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। ठीक। और उन्होंने जो है इस समस्या का हल किया। आप देखिए 2020 में उन्होंने जीविका लाया। आज जीविका ला करके उन्होंने कितनी महिलाओं को जो है मैंने सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया, ये सोचने वाली बात है। ठीक है। और आज के नहीं, एक बात मैं और आप कहना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए बिहार की सड़कों को देख लीजिए, बिहार का प्रशासन देख लीजिए, बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कितना डेवलप हुआ है पिछले 20 साल में। हम इस मुद्दे पर जो है हम वोट मांगना चाहते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम अंसारी साहब। क्या कुछ कहेंगे नदीम अंसारी साहब? देखिए, गठबंधन मिलकर के पिछले लंबे वक्त से एक मुहिम चला रहा था, वोटर को जो है जागरूक कर रहे थे। वो एक तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। राहुल गांधी थे उसमें और तेजस्वी यादव भी थे उसमें शामिल, और एक माहौल बनाया और एक ये लोगों को समझाने की कोशिश की कि देखिए आपके वोट की चोरी हुई है, और बहुत सारे नारे भी दिए। क्या कुछ कहेंगे? अब चूंकि बाकायदा तौर पर, बाजाब्ता तौर पर असेंबली इंतखाबात की डेट्स का जो है वो ऐलान हो चुका है, बिहार असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों का रोल और उनकी अहमियत को कैसे आप देखते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है वो मैं पहले आपको बता दूं जी कि चुनावी मसले पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है जी। हम लोग चुनावी समर में जा रहे हैं, और जो काम हम लोग पहले अपने सरकार में दौर सुधार में किए हैं, उन बातों को और आगे हम क्या करने वाले हैं उन वादों को, दोनों चीज को हम आवाम के बीच में रखेंगे और आवाम इसका फैसला करेगी, और आने वाले 14 तारीख को इसका फैसला होगा। बिल्कुल। अब आते हैं आपके दूसरे मसले की तरफ जी, कि आपने आज जो डिबेट रखा है कि मुसलमानों का क्या, हमारे अभी दोनों मोहतरम जनाब जोगी जी, वो लोग अपनी पार्टी की बड़ाई कर रहे थे। नीतीश कुमार ने ये किया, नीतीश कुमार ने ये किया। सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि आज नीतीश कुमार जी एक फिरका परस्त ताकतों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, जबकि उन्होंने एक वक्त वादा किया था कि मैं बरका जुत्था पार्टी के साथ मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। क्या मजबूरी रही, क्या ऐसा वक्त हो गया, फिर हालात हो गए, वो एक अलग की बात। आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान और बिहार का मुसलमान भाजपा, आरएसएस और इन लोगों को हिंदूवादी जो ताकतें हैं उनसे किस तरीके से तबाही है, तबाही है। आप उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, कहीं भी ले लें, ये लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उसकी भलाई की बात नहीं करते। वक्त का मसला आया था, वक्त देर की बात हो रही थी, हमारे जेडीयू के कोई साथी, हमको यहाँ तक याद आता है कि हमारे जेडीयू के कोई साथी थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। उनमें क्या क्या चीजें थी, बाद में कोर्ट में कुछ उसने इंटरवीन किया, कुछ उसमें थोड़ी बहुत बातें हुई। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अपने आप को वो तबाही दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किया। आप बहुत सारे काम करने की बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। हकीकत से आपको बाखबर रहना पड़ेगा, और हकीकत ये है कि आज बिहार का मुसलमान बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि किसी भी मुसलमान के मसले पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्टैंड लेती है, जेडीयू या नीतीश कुमार जी उसके ऊपर एक वर्ड तक नहीं बोलते। आज मॉब लिंचिंग होती है, आज ये एनआरसी के वक्त आप देख लिए इन लोगों का क्या क्या रवैया रहा है। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जिसको मुसलमानों से डायरेक्ट जोड़ा जाता है, उसमें जदयू अपनी सरकार को बचाने के लिए भाजपा के ऊपर किसी तरह का कोई प्रहार नहीं करती है, ना मुसलमानों के हक की बात करती है। अगर हक की बात नहीं होती तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड हो, सीए, एनआरसी हो, मॉब लिंचिंग यहाँ हुआ होता है, आए दिन आप देखिए क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जो केंद्र की सरकार बनी है वो सिर्फ नीतीश जी और नायडू जी के कंधे में बनी हुई है, और इसके बाद ये सरकार किस तरह के काले कानून ला रही है। तो ये आप एक साथ रह करके मीठा अपने तरफ और बाकी दूसरे तरफ, या डबल स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरफ है। आप उनके साथ भी रहते हैं और आप कहते हैं कि मुसलमानों चाहिए ऐसी भी है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल ठीक है नदीम साहब, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। आपने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, बहुत सारे मसलों पर बात की है और कहा है कि कैसे रवैया रहता है मुस्लिम तबके के साथ बीजेपी का, और जो उनके साथ मिलकर के हुकूमत चला रही है खासतौर से बिहार में। अच्छा, यहां पर एक चीज और थी कि जैसे वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया कि मुस्लिम तबके की या मुस्लिम नुमाइंदगी की जो मुस्लिम लीडरशिप है उसकी अनदेखी की गई। शकील खान साहब जरूर नजर आते थे
थे, लेकिन मोटे तौर पर बाकी नेताओं को स्टेज पर या दूसरी जगह वो जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। इस पर कुछ मतलब जो है वो कहेंगे आप, चूंकि ये सवाल है लोगों के जहनों में, ये शिकायत है। देखिए, मुस्लिम नुमाइंदगी की जहां तक बात है, पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने 70 सीट पे चुनाव लड़ा, 11 हम लोगों ने मुस्लिमों को टिकट दिया, उसमें से जीत के भी आए थे। तो इसलिए मुझसे अब आप ये बताइए कि ये जेडीयू के हमारे जो भाई लोग हैं, ये बीजेपी से जुड़े हुए, आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खाते से कितने मुस्लिम सांसद है, कितने मुस्लिम विधायक है? बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा आज की डेट में सिर्फ एक ही, बिल्कुल आज की डेट में सिर्फ एक ही मतलब जो है वो राज्यसभा सांसद हैं और कश्मीर से हैं, और वो भी राष्ट्रपति हैं, उनके कोटे से आए हैं, तो मगर वो है बीजेपी से। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है, सवाल जो है वो जरूर होने चाहिए।